अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने लॉकडाउन के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। वजीर आजम की एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालिफत, 18वीं तरमीम को इल्जाम दे दिया। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने भी वफाक के अहकामात नहीं माने? लाहौर का कोई इलाका कोरोना से महफूज नहीं है। वजीर आला के नाम मरासले में इंकशाफात सामने आ गए हैं। क्या सूबाई दारुल हुकूमत में लॉकडाउन जरूरी नहीं? ये तमाम तर सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल, मरियम नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद। क्या वज़रा अपने ही साथियों पर उंगलियां उठाते रहेंगे? उधर अमेरिका नस्ल परस्ती की लपेट में है। लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू। तरक्की याफ्ता कौमें तहजीब को क्यों भुला रही हैं? अमेरिका 17वीं सदी के हिसार में क्यों जा रहा है? यह सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसके इख्तिताम पर वजीर आजम ने गुफ्तगू करते हुए मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम पाकिस्तान का कहना था कि एक तरफ कोरोना से अमवात में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब गुर्बत, बेरोजगारी और कमजोर मईशत है। इसलिए कौमी राब्ता कमेटी ने मखसूस शोबों के अलावा बाकी सब कुछ SOPs के तहत खोलने का फैसला किया है, लेकिन आवाम से अपील की है कि वो ये ना समझे कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और पहले की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। SOPs पर अमल करें, वरना ज्यादा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा और फिर उन इलाकों में कारोबार तबाह हो जाएंगे। आज जो हमने फैसला किया, एक नेगेटिव निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं बाकी हमने खोल दिए हैं, लेकिन जो हम समझते हैं कि जिधर ख़तरा ज़्यादा वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं। जिसमें जो टूरिज़म है उसके ऊपर सिर्फ फैसला हो रहा है, क्योंकि हमारे ख्याल में टूरिज़म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज़म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोज़गार टूरिज़म की वजह से होता है, अगर वो हमने ये 2-3-4 महीने चले गए इसके लॉकडाउन के अंदर, जो एरियाज़ हमने बंद किए हुए हैं, तो वो लोगों को उसके बाद सर्दियों में तो कोई आमदनी नहीं होती, तो और उन इलाकों में गुर्बत हो जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक उनकी ख्वाहिश ही नहीं थी कि मुल्क में लॉकडाउन किया जाए, लेकिन 18वीं तरमीम डॉक्टर्स और पैसे वालों के दबाव के बायस मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि पैसे वाले लोग तो SOPs पर हैं, लेकिन आम आदमी का कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ रवैया है। शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये भी याद नहीं है कि जिस तरह ईद की छुट्टियों में नरमी दी गई, उससे पहले शॉपिंग के दौरान लोगों का रश दिखाई दिया, एक भीड़ दिखाई दी, तो उसकी वजह से अब सूरत हाल क्या हो सकती है, कितनी बड़ी तादाद में केसेस सामने आ सकते हैं। बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। हर जगह डॉक्टर्स एक चीज़ कहते थे, पैसे वाले लोग एक चीज़ कहते थे, और दूसरी तरफ एक नीचे से एक तबका था लेकिन जिसकी आवाज़ नहीं थी। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस बात का इदराक है कि जैसा लॉकडाउन हुआ वैसा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, वैसा वो नहीं चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शायद ये भी पता होना चाहिए कि उनके अपने वज़रा ये कह रहे थे कि हमारे लॉकडाउन को अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क भी फॉलो कर रही है। बार लॉकडाउन के हवाले से अशराफिया का नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बारहा लेते रहे। आज उन्होंने अशराफिया और 18वीं तरमीम का जिक्र भी किया है। पहले तो अशराफिया था, लेकिन आज 18वीं तरमीम का जिक्र भी किया है। पहले वज़ीर आज़म का अशराफिया से मुताल्लिक नजरिया क्या था, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। अब ये मुश्किल आ गई है कि कोरोना ना अमीर ना गरीब में फर्क ही नहीं करता। ये तो अशराफिया की बात हो गई। अब 18वीं तरमीम की बात करते हैं। सवाल पैदा होता है कि अगर सूबों ने लॉकडाउन का फैसला किया तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, तो वज़ीर आज़म की अपनी पार्टी ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्या सूबाई हुकूमतें वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर हैं?
सवाल यह भी उठता है कि वजीर आजम कौन सी अशराफिया को लॉकडाउन का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। हालांकि वजीर आजम की अपनी ही पार्टी के वज़रा लॉकडाउन को कोरोना कंट्रोल करने में मुआविन समझते रहे हैं, फिर वजीर आजम खुद मुखालिफत क्यों कर रहा है? हमें लॉकडाउन से बहुत फ़ायदा हुआ है। जिस तरह का फैलाव होना था वो कम हो गया है और कुछ लोगों ने भी हिफाजती तदाबीरें जो हैं वो बेहतर कर ली हैं। आप लोगों ने भी इसकी बहुत इसमें हमारी मदद की है। पंजाब के अंदर बड़े शहरों में हाइप नज़र आ रही है कोरोना वायरस के मरीज़ों की, तो पंजाब ने एक सबमिशन दी है। अगर वफाक उससे राज़ी होगा और वफाक की भी उसमें हामी होगी, मर्ज़ी होगी और ओके रिपोर्ट होगी, रिकमेंडेशन होगी, तो उसको फिर हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो बड़े शहर 6-7 है पंजाब के अंदर, उसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है, वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। इस वक्त जहाँ मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है, वहीं मुल्क की मईशत भी खतरात से दो चार है। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इसी जानिब इशारा करते हुए लॉकडाउन की मुखालिफत की। लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, यानी जो हमने पैसा इकट्ठा करना है, जिससे मुल्क चलाना है, वो 30% कम हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। हमें आगे खर्चा कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम अपना ख़र्चा बर्दाश्त करते हैं, वो कम हो गई हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त सारी दुनिया में जो हालात हैं वो रुक गई है जो इन्वेस्टमेंट थी। तो इसलिए एक तरफ मुल्क का माशी हालात ज़्यादा मुतासर है, दूसरी तरफ एक गुर्बत बढ़ेगी अगर हमने ये ज़्यादातर लॉकडाउन किया। हमने एक दफ़ा तो पैसे दे दिए उनको अभी भी और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं देने के कि अपना निचले तबके को पैसा पहुँचे, लेकिन हुकूमत के पास इतने हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम इनको पैसे खिलाते रहें। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि हम लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते। वो लोग जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, मजीद सख्ती लाई जाएगी, मजीद नरमी होगी, तो अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि हम लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अपनी ट्वीट में कहा है कि शायद इंसानी जान वफाकी हुकूमत की तरजीह नहीं है, उनकी तरजीह मईशत बचाना है। उन्होंने कहा कि वफाक ने हमारी बात नहीं सुनी, सख्त लॉकडाउन होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि एहतियाती तदाबीर में लापरवाही से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ, क्योंकि हमारे कुछ सियासतदान खुद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। यकीनन मुर्तज़ा वहाब का बयान इंतहाई अहम है। उन्होंने अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया है। पंजाब में जहाँ जुज़वी लॉकडाउन था, इसकी कोताही के असरात सामने आना शुरू। महकमा सेहत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को जो समरी 15 मई को इरसाल की गई, उसमें इंकशाफात किए गए। लाहौर में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक फैल गया है, कोई भी रिहायशी इलाका और कस्बा वबा से महफूज नहीं है। समरी के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट, रिहायशी और काम की जगहों से सैंपल लिए गए। उमूमी तौर पर लिए गए सैंपल्स में 5.18 और स्मार्ट सैंपलिंग में 6.01% टेस्ट मस्बत आए हैं। समरी में यह भी इंकशाफ किया गया है कि तमाम सैंपल्स में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा, बास टाउन्स में 7.14% रहा। महकमा सेहत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में लाहौर में कोरोना के असल नए मरीजों का अंदाज़ा 6,70,000 लगाया गया है, यानी तकरीबन 6.25 लाख। महकमा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप ने लाहौर में 4 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश की है। सिफारिश की गई है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को करंतना में या अलहदा रखा जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए और लोगों का घरों में रहना मैंडेटरी करार दिया जाए कि लोग घरों में लाजमी रहे। जहां लाहौर में कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफा देखा गया है, वहीं लॉकडाउन में नरमी भी कई सवालात उठा रही है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इससे कबल इंकशाफात कर चुकी हैं कि लाहौर वबा का मरकज़ बनने जा रहा है, लाहौर एपिसेंटर होने जा रहा है, और वजारत सेहत की समरी ने इस खदशे को यकीन में बदल दिया है। अब वो कह रहा है कि इस वक्त लाहौर यकीनन एपिसेंटर है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद किस खदशे का इजहार पहले कर चुकी हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। और ये लाहौर इज़ गोइंग टू बी एन एपिसेंटर, लेकिन कुछ हमारे ऐसे इजला भी हैं जिसमें केसेस जो हैं बहुत कम हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि जहां से कोरोना केसेस निकलेंगे उन इलाकों में लॉकडाउन सख्त किया जाएगा और इसे वो स्मार्ट लॉकडाउन कह रही थी। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या अब सूबाई दारुल हुकूमत में लॉकडाउन सख्त किया जाएगा? क्या पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के ऐलान के बरखिलाफ मामले पर सख्ती का मुजाहरा करेगी? लाहौर में केसेस की बढ़ती हुई तादाद पर सूबाई हुकूमत कौन से ठोस इक़दामात उठा सकती है?
ऐसे कई तशना पहलू हैं जिनके जवाबात बहरहाल वफाक और पंजाब हुकूमत को आवाम को देना होंगे। दूसरी जानिब दुनिया भर में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। बरतानिया में जहां बच्चों को 10 हफ्तों बाद स्कूल जाने की इजाजत दी गई है, वहीं वालिदैन की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह मेक्सिको में जहां 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, वहां पर भी लॉकडाउन में नरमी करते हुए बाद सनतों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी कोरोना वबा पर काबू पाते हुए लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 92% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। इसी तरह फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है और आज से एक नए दिन का आगाज हो चुका है। मनीला में अब कम्युनिटी की सतह पर करंतना का निफाज किया जाएगा, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर वापस आने की इजाजत मिलेगी। कुछ दुकानें और फैक्ट्रियां दोबारा खुल सकेंगी और महदूद पैमाने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकेगी। ताहम जिम, सिनेमाज, बार्स और नाइट क्लब्स बंद रहेंगे और हुक्काम ने आवाम को ताकीद किया है कि अगर हो सके तो घर पर रहें। इसी तरह जनूबी अफ्रीका ने मईशत की बहाली के लिए 2 माह से जारी लॉकडाउन में नरमी कर दी है, जिसके तहत लोगों को काम पर जाने, इबादत, वर्जिश और शॉपिंग करने की इजाजत होगी। मईशत की बहाली के लिए कारकुन और फैक्ट्री मुलाजमीन अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर सकेंगे। मुल्क में अब तक कोरोना से 700 से कम अफवात हुई हैं, लेकिन इस वायरस की वजह से बेशुमार अफराद गुर्बत से मुतासर हुए हैं। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग जीत रही है, दुनिया अनलॉक हो रही है, की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ केसेस की तादाद और अमवात की शरह में इजाफे के साथ ही लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है और माहिरीन सेहत कहते हैं कि हमारे यहाँ भी पीक आना बाकी है। यकीनन हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी से गौर भी करना होगा, क्योंकि माहिरीन सेहत के मुताबिक अगर पीक आना बाकी है तो इसका मतलब यह है कि केसेस जहाँ बढ़ेंगे वहीं अमवात भी ज़्यादा रिपोर्ट हो सकती हैं, और अगर अमवात ज़्यादा रिपोर्ट होंगी और फिर ऐसे में लॉकडाउन में नरमियाँ कर दी जाएंगी तो यकीनन ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए। या एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तस्वीर किसने वायरल की। आजकल साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर के चर्चे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वफाकी वजीर कानून डॉक्टर फरूख नसीम एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म पर अपनी वजारत से मुस्ताफी हो गए हैं। इस बार फरूख नसीम जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। इससे कबल फरूख नसीम 26 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मुद्दत से मुताल्लिक केस की पैरवी के लिए वजीर कानून के ओहदे से मुस्ताफी हुए थे। केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के मुस्ताफी होने के बाद नए अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक केस में मफादात के टकराव की वजह से हुकूमत की पैरवी करने से माजरत कर ली थी। चुनाचे मज़कूरा केस की 24 फरवरी को होने वाली आखिरी समात में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वफाकी हुकूमत को नया कुल वक्ती वकील मुकर्रर करने की हिदायत की थी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और वजीर कानून इस केस में हुकूमत की पैरवी नहीं कर रहा है। 28 मई को होने वाली समात में जस्टिस फाइज ईसा ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर से मुताल्लिक 15 सवालात उठाए थे। इन सवालात के बाद वफाकी वजीर का इस्तीफा इंतहाई अहम है, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वजीर कानून बार बार इस्तीफा देकर अटॉर्नी जनरल की खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे? क्या हुकूमत के पास कोई काबिल वकील मौजूद नहीं है जो अदालत में उसकी नुमाइंदगी कर सके? क्या वजीर कानून इस्तीफा ही खेलते रहेंगे? इन सवालात के जवाबात यकीनन हुकूमत को देना होंगे। लेकिन इस वक्त एक और अहम मामला मुल्क की सियासत में गर्म है। वो मामला साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वायरल तस्वीर का है। साबिक वजीर आजम की तस्वीर मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा रही है, लेकिन असल मैच मरियम नवाज शरीफ और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल के दरमियान हो रहा है। दोनों ट्वीट्स के जरिए भरपूर जंग लड़ रहे हैं। तस्वीर वायरल होने पर मरियम नवाज ने ट्वीट की कि मुखालिफों ने फोटो तस्वीर के लिए बनवा लिया, मगर यह नहीं था पता कि वतुइज़्ज़ु मंतशा करोड़ों वर्कर्स तो महीनों से कायद की झलक देखने को बेताब थे। शुक्रिया मुखालिफों, अब जलते रहो, वतुज़िल्लु मंतशा, सब मेरे रब की मर्जी से होता है। दूसरी जानिब डॉक्टर शहबाज गिल ने इल्जाम आयद किया कि शरीफ खानदान ने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर खुद लीक की है। हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर वाले सैन में ली गई ये तस्वीर है। कोई इस जगह बगैर तलाशी नहीं जा सकता। तस्वीर दो जावियों से ली गई है। बिखरती टूटती पार्टी को बचाने की नाकाम कोशिश कि लोग समझे नवाज कायम है और चचा नाकाम किया जाए। मामला गर्म होते ही वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान
इमरान खान के नाम खत लिखकर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले तिब्बी टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली हालिया तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। अपने खत में फवाद चौधरी का यह भी कहना है कि नवाज शरीफ अपनी बरतानवी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहा है। इससे तासुर पैदा होता है कि बरतानवी लेबोरेटरीज ने नवाज शरीफ की बीमारी की तस्दीक नहीं की। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गई और टेस्ट रिपोर्ट्स में हकाइक मसख करके बैरून मुल्क जाने की राह हमवार की गई। उन्होंने साबिक वजीर आजम के पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट रिपोर्ट्स पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस बात का तयन होना चाहिए कि पाकिस्तान में किसने टेस्ट रिपोर्ट्स में हकाइक को मसख किया और तहकीकात में यह बात सामने लाई जाए कि किस किस ने नवाज शरीफ को फरार में मदद की। शहबाज गिल का जारहाना अंदाज है, मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट का फालियत और फिर फवाद चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार सियासी दर्जा हरारत में गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है। यह सवाल पैदा होता है कि साबिक वजीर आजम की तस्वीर किसने जारी की थी, तस्वीर जारी होने से किसको फायदा पहुंचा है, क्या मामले पर ट्विटर एक्टिविटी नए सियासी मैच की जानिब इशारा कर रही है। इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। एक लंबी चुप के बाद एक फोटो आती है, तस्वीर वायरल होती है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत को याद आ जाता है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तो लंदन गए हुए हैं और किस कमिटमेंट के साथ गए थे। आपकी तरफ से एक ट्वीट भी आई है कि साबिक वजीर आजम जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर गए थे वो मेडिकल रिपोर्ट्स जाली हैं। तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थी, फेक थी, तो उस वक्त डिटर्मिन नहीं किया गया था। फिर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं सर। नहीं तो फ्रॉड और क्या होता है, फ्रॉड उसी वक्त नहीं डिटरमिन होता ना। फ्रॉड का तो पता ही बाद में चलता है। अगर इस तरह ये हो कि आपके साथ फ्रॉड हो और आपको पता हो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है तो जाहिर है फ्रॉड तो ना हुआ। यही फ्रॉड होता है कि आपको पता ना चले कि उस वक्त क्या किया गया है। और जो मैंने भी अपनी जो खैर मेरी राय तो शुरू से ही ये थी कि उनको इस तरह से बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब तो खैर ये बात तकरीबन वाज़ेह हो गई है कि जो रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब ने अदालत में और हुकूमत के सामने पेश की थी अपनी बीमारी साबित करने के लिए, और उनके खानदान ने और एक मीडिया के कुछ हल्के ने जो उनके लिए कैंपेन बनाई थी, वो सारी की सारी फेक थी। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है, क्योंकि उस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद कहती थी कि वाकई सीरियस प्रॉब्लम है। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ये कहते हुए सुना कि वाकई वो बीमार है। रिपोर्ट्स जब सामने आई तो उनके लिए भी यकीनन आई ओपनर था, जिसकी बुनियाद पर उनको जाने की इजाज़त दी गई। और हुकूमत के पास तो इंटेलिजेंस एजेंसीज भी होती हैं, IB होती है, स्पेशल ब्रांच होती है, दीगर इदारे होते हैं, वेरीफाई कराया जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। नवाज शरीफ वगैरह ने तो खैर पहली दफा तो कोई ऐसा फ्रॉड हुआ नहीं है, वो तो पूरा उनका सियासत ही फ्रॉड के ऊपर है। और ये जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने या PM साहब ने किया, देखिए जाहिर है कि उनके तो जो रिपोर्ट्स आई उन्होंने तो अपनी ओपिनियन उसके ऊपर ही कायम करनी थी ना। अब अगर वो रिपोर्ट ही जाली है जिनके ऊपर उन्होंने ओपिनियन बेस करनी है, वो तो फिर बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो है। तो ये देखना तो ये पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट्स किस लेबॉर्ट्री में तैयार हुई, किन जो मेडिकल के कौन से लोग थे जो उसमें शामिल थे, कि और वहाँ के ऊपर सैंपल्स कैसे लिए गए, उन सैंपल्स की ट्रांजिशन कैसे हुई, ये सारे सवाल जो हैं ये इनका जवाब आएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने ये रिपोर्ट्स कैसे मैनिपुलेट की। आपकी हुकूमत है सर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का हमेशा से नैरेटिव रहा है, एंटी करप्शन रहा है, लूटी हुई दौलत को वापस मुल्क में लाने का रहा है। तो क्या इस स्टेटमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेफ एग्जिट मिल सकता है कि ये रिपोर्ट्स जाली थी या एक प्रोपेगेंडा हुआ है? नहीं तो जो फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, फ्रॉड तो आपके साथ भी हो सकता है। एक कॉमनर के साथ फ्रॉड होना और बात है सर। एक कॉमनर को जो है वो दिन दहाड़े कोई बंदूक की नोक पे लूट सकता है। विफाकी हुकूमत जिसके पास तमाम इदारे हैं, मुतहर्रिक हुकूमत जो अपना एक नैरेटिव रखती है, उसके साथ फ्रॉड होना एक बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, हुकूमतें भी लोगों के ऊपर ही होती है। और जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना के उनको बाहर ले जाया गया, ये सरीहन फ्रॉड के ऊपर मबनी था। और जो आप देखिए ना, अगर ये रिपोर्ट सही होती तो बरतानवी जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनको तस्दीक करनी चाहिए थी इन रिपोर्ट्स की। अब बरतानवी रिपोर्ट मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो गलती है, या हमारी रिपोर्ट्स गलत है या बरतानवी रिपोर्ट्स गलत है। और जो हिस्ट्री है यहाँ पे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप पाकिस्तान में नहीं पता नहीं कहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हर रोज मेडिकल रिपोर्ट्स मैनिपुलेट होती हैं। तो ये तो पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये तो अनफॉर्चुनेट होता है। ये लेकिन फाचो साहब, मेरे लिए अलार्मिंग इसलिए है कि कल को कोई भी हुकूमत के साथ फ्रॉड कर जाएगा,
अवाम की लूटी हुई रकम लेकर जहां मर्जी चला जाएगा और फिर पब्लिक को ये सुनने को मिलेगा कि ये फ्रॉड हुआ है, ये प्रोपेगेंडा हुआ है, फिर पब्लिक किससे पूछेगी सर? अवाम के साथ 70 साल से फ्रॉड हो रहा है, हुकूमत के साथ 70 साल से फ्रॉड हो रहा है, सिर्फ उन्हीं को नजर नहीं आ रहा है जिनकी आंखें बंद है। लेकिन सर आप तो इस फ्रॉड को इसको पकड़ने के लिए आए थे ना सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत तो इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए आई थी ना सर? हाँ, तो इसीलिए पकड़ने को कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं एक्सपोज करें उनको और वो एक पूरी तहकीकात हो और पता चले कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है और उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, अब ये बताइए कि वफाकी हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि हमने सुना था कि इस हवाले से बरतानवी हुकूमत से भी रब्ता किया जा रहा है, उनको कोर्ट में भी जाएंगे, उनको एब्सकॉन्डर भी करा दिलवाएंगे, तो इस हवाले से अब स्ट्रैटेजी क्या है, क्या होगा, कैसे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे आप? वो तो अदालत में पंजाब हुकूमत पहले ही ये कह चुकी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और उनको वापस जो है उनकी जो जमानत है वो उन्होंने कहा है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नहीं आ रही, लिहाजा उनको वापस लाने की कार्रवाई की जाए। वो पहले ही हुकूमत जो है ये मूव कर चुकी। ये किससे कह रही है सर वो पंजाब हुकूमत की कार्रवाई की जाए? ये तो पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई करनी है ना सर? नहीं जनाब, हाई कोर्ट में है ना केस, हाई कोर्ट की इजाजत से नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और वहां पर शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी कि उनको वापस लेके आएंगे। नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अभी तक सर वो अपील दायर नहीं की, अभी तक उसके बाद पंजाब हुकूमत इसकी पैरवी के लिए कोर्ट में नहीं गई सर? नहीं, कोर्ट में है केस, कोर्ट में चल रहा है, पैरवी के लिए ही कोर्ट में केस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद अमरीका में नस्ल परस्ताना रवैयों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 25 मई की शाम को मियामी पुलिस को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। ग्रोसरी स्टोर में एक शख्स जॉर्ज फ्लॉयड पर $20 के जाली नोट की अदायगी का इल्जाम आयद किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुलजिम को हथकड़ी लगाई, लेकिन वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने 8 मिनट 46 सेकंड तक जॉर्ज की गर्दन पर अपना घुटना रखा, जिसके बाद सांस के मरज में मुब्तला जॉर्ज फ्लॉयड 3 मिनट बाद ही बेहरकत हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया उनकी 1 घंटा कबल ही मौत हो गई है। पुलिस के इस रवैये ने अमेरिका में नस्ली बदअमनी को हवा दी, जिसके खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया। अमेरिका में सियाह फाम शहरी के पुलिस के हाथों हलाकत के बाद फसादात मुताबिद रियासतों और शहरों तक फैल गए और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाएं बाजू की तंजीम अंटीफा को दहशतगर्द करार देने का ऐलान कर दिया, जबकि मुताबिद शहरों में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिफाजती बंकर में पनाह लेना पड़ी। अमरीका में नस्ल परस्ती कोई नई बात नहीं है। 15वीं सदी में अमरीका की दरियाफ्त के वक्त अमरीका से गुलामों की बड़ी तादाद अमरीका लाई गई। बर्दा फरोशी का कारोबार करने वाले ताजरों ने 1500 से 1800 ईस्वी तक के अरसे में 15 मिलियन से जायद सियाह फाम अफ्रीकियों को अमरीका मुंतकिल किया। अमरीका की मुकम्मल आज़ादी और एक बाकायदा मुल्क की तश्कील के बाद भी इस इलाके से नस्ल परस्ती का मसला खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो एक नई सूरत जारी कर गया। 1865 में अमरीकी आइन में 13वीं तरमीम के नतीजे में वर्दादारी के निज़ाम का खात्मा किया गया, लेकिन इस तरमीम के बावजूद अमरीकी माशरे से नस्ल परस्ती का खात्मा नहीं हो सका। अमरीका में सियाह फामों की एक बड़ी तादाद गुर्बत व अफलास में जिंदगी गुजारती थी और उनके बच्चों को सफ़ेद फामों के स्कूलों में तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी। सियाह फाम बहुत से शहरी हुकूक से महरूम थे, यहाँ तक कि उन्हें मिल्कियती हुकूक के हवाले से भी बाज़ मुश्किलात का सामना था। इसी तरह उन्हें आम सियासी ओहदों पर फायज होने का भी हक हासिल नहीं था। दूसरी आलमी जंग में सियाह फामों ने जब इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ जंग में शिरकत की तो उनके दिलों में उम्मीद की किरण पैदा हुई कि अब उन्हें सफ़ेद फामों के बराबर हुकूक मिल जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी शराब धोखा साबित हुई। वो रियासतें जहाँ नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ मज़ाहमत थी और माजी में बर्दादारी का निज़ाम भी मौजूद था, वहाँ ये सिलसिला एक और तरीके से जारी रहा। सियाह फामों पर सफ़ेद फामों के होटल्स और क्लब्स में दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी रही थी। जनूबी अमरीका के बाज़ इलाकों में सियाह फामों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़ेद फामों के लिए मखसूस सीटों पर बैठने की इजाज़त नहीं थी। एक सियाह फाम खातून रवा पार्क्स को एक सफ़ेद फाम के लिए कुर्सी खाली ना करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े ने मार्टिन लूथर किंग को शदीद मुतासिर किया और इस वाक़े को सामने रखकर उन्होंने सियाह फामों के हुकूक के लिए तहरीक शुरू की, जो 1942 से 1968 तक जारी रही। लूथर किंग की तहरीक कामयाब रही और इस तहरीक की वजह से सियाह फामों को कई कानूनी हुकूक मिले, लेकिन अमरीकी माशरे में सियाह फामों के खिलाफ नफरत और इम्तियाजी सलूक बदस्तूर जारी रहा। सियाह फामों के रहनुमा मालम एक्स, जो शहरी हुकूक के लिए सरगर्म अमल थे, उन्हें 1965 में कत्ल कर दिया गया।
मार्टिन लूथर भी 1968 में कत्ल कर दिए गए। ताहम उन्हें इंसान दोस्ती पर मबनी खिदमात की बुनियाद पर नोबेल इनाम दिया गया, अमन का नोबेल प्राइज मिला। सियाह फामों की आज़ादी की तहरीकों के नतीजे में बिलाखिर 1964 में शहरी कवानीन में अक़लियतों के खिलाफ नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे का कानून मंजूर हुआ। ताहम ठोस सबूतों से पता चलता है कि अमरीका इंसानी करामत और इंसानी हुकूक के बुलंदोबांग दावों के बावजूद अब भी उन मुल्कों में सरे फहरिस्त है जहां पर नस्ल परस्ती और इम्तियाजी रवैये बदस्तूर मौजूद है। अमरीका के आदाद-ओ-शुमार के इदारे के मुताबिक 2011 में अमरीका के सियाह फाम खानदानों की मुतवस्सत आमदनी $32,229 थी, जबकि ये आमदन सफ़ेद फाम गैर हिस्पानवी अमरीकी शहरी से 60% कम है। नस्ल परस्ती की ये बुराई अमरीका के तालीमी निज़ाम तक सरायत कर चुकी है। अमरीका के आदाद-ओ-शुमार के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में 33% सफ़ेद फाम आला तालीम याफ्ता है, जबकि सियाह फामों की तादाद 20% से भी कम है। तालीमी निज़ाम के साथ साथ अमरीका के सलामती के इदारों बिलखुसूस पुलिस में नस्ली इम्तियाज़ को वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है। जुलाई 2012 में रॉयटर की वेबसाइट पर जो तज्जिया किया गया था उसके मुताबिक अमरीकी पुलिस सफ़ेद फामों के साथ नर्म रवैया रखती है, जबकि दूसरी नस्लों के अफराद के साथ सख्त रवैया रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अमरीकी पुलिस की सरकारी ज़राए के मुताबिक अमरीका में सालाना 10 लाख अफराद बिलखुसूस सुर्ख फाम शहरियों को बगैर किसी वजह से तफ्तीश और तलाश के मराहिल से गुजरना पड़ता है, और इनमें से बाज़ को थाने ले जाया जाता है और बगैर किसी इल्ज़ाम के उन्हें थाने में रखा जाता है और बाद में मामूली माजरत के बाद छोड़ दिया जाता है। इस वक्त जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अमरीकी तहजीब व तमद्दुन की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं, इसके बावजूद यहाँ नाना नज़रियात परवान चढ़ रहे हैं जो इस बात का सबूत हैं कि तरक्की भी ज़हनी हिजान को दूर नहीं कर सकती है। बाहर कैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी रियासत के दर पर दस्तक देंगे। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर पीके 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते और आप 5 दिन मारे मारे फिरते हैं और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, एक आंख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज को तरस जाते हैं कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो हेल्प कर सके। आज 29 मई है। लास्ट फ्राइडे इस वक्त हमने पहला बुलेटिन सुना था अबाउट द क्रैश एंड हमारा दिल हिल के रह गया था ये सोच के कि हमारा भाई मिर्जा वहीद शाबेग उस फ्लाइट के अंदर है। इस बात को 7 दिन हो गए, अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें अप्रोच नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, कोई हेल्प डेस्क नहीं लगा, कोई एक सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ कि किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमारे और हमारी तरह के बाकी लवाहिकीन की जो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं। पिया ये इंटरनेशनल फ्लाइट तो है लेकिन हमारी मुल्क की फ्लाइट है। उन्होंने क्या कभी कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम नहीं बनाया था इस तरह के वाकये को हैंडल करने के लिए? हमें पिछले 5 दिन में जितना ख्वार किया है उसकी तफसीलात में बताने बैठूं खत्म ना हो। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरा हॉस्पिटल, टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। इसमें हॉस्पिटल आए, इसमें पुलिस आए, इसमें ब्यूरोक्रेसी आए, किसी ने हमारी मदद नहीं की। वेलकम बैक। ये किस्सा है जुलाई 2018 का। मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका था। सियासी मुखालिफिन की पगड़ियां उछालकर अपनी दस्तार ऊंची करने का सिलसिला जारी था। इसी दौरान लाहौर के मशहूर जीपीओ चौक में नई बनाई गई सड़क में शगाफ पड़ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तक इस बात की खबर पहुंची। उन्होंने अपनी सियासी मसरूफियात तर्क की और फिर जीपीओ चौक पहुंच गए। मीडिया का एक हुजूम था, तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा था। शायद इसीलिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने पंजाब की साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को खूब तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शगाफ के मुतासरीन से भरपूर इजहार यकजहती किया। वक्त गुजरा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। इसी दौरान सानेहा साहिवाल हुआ, दाद रसी की यकीन दहानी कराई, मगर मामले पर ऐसी गर्द पड़ी कि आज तक कोई खबर नहीं हुई। ट्रेन की बोगियां जली, मुल्क भर में क़यामत सुगरा बर्पा हुई। वजीर आजम पाकिस्तान यानी मीर रियासत जलते जिस्मों पर मरहम रखने नहीं पहुंचे। अभी चंद दिन कबल ही एक और बहुत बड़ा सानेहा हुआ है। मीर रियासत आपकी रियासत में एक ऐसा सानेहा हुआ जिसमें 100 के करीब अफराद PIA के हादसे में लुक़मा अजल बन गए, लेकिन मीर रियासत उन शहदा के अहले खाना को दिलासा देने आप नहीं पहुंचे।
मेरे रियासत दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है कि एक सड़क में शगाफ पर तड़प उठने वाला लीडर 100 के करीब खानदानों में बर्पा होने वाली कयामत सुगरा पर खामोश क्यों है। मेरे रियासत ईद उल फितर की बाबरकत सातों में कई बेटियां अपने बाप के इंतजार में बार बार दरवाजे की जानिब देखती रहीं। मेरे रियासत बहनें अपने लाडले भाइयों के कदमों के निशानात देखती रहीं। बेटे अपनी फरमाइशों की तकमील के मुंतजर थे, लेकिन मेरे रियासत उनके हाथ सिर्फ लाशें आई, सिर्फ दुख और तकालीफ आई। ईद के नगमों की जगह उन्हें सिसकियां और आहें सुनाई दी। ईद के चांद को बेताब निगाहों के हिस्से में सिर्फ आंसू आए। मेरे रियासत अपने प्यारों की जुदाई में उनके दिलों में शगाफ पड़ गए, लेकिन मेरे रियासत इन शगाफों में एहसास, दिलजोई और प्यार भरने के लिए आप नहीं आए। मेरे रियासत आप तो एक एक हादसे पर साबिक हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते थे, मगर इतने सानेहात पर आपकी खामोशी आपके चाहने वालों को अजियत में मुब्तला कर रही है। मेरे रियासत, इस पर आपको सोचना होगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।